हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की जो ये क्लास है आप सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत जो आपका फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, दो पेपर हैं। तो फर्स्ट पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के, वो सारे महत्वपूर्ण सूत्र आज की इस क्लास में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सूत्र ही नहीं डिस्कस करेंगे बल्कि उसका हम प्रयोग भी करना सिखाएंगे कि सवालों में कैसे प्रयोग करना है। ओके, तो सभी विद्यार्थी भी वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 50 मार्क्स 100% कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर 1 जो कि जिसका नाम है संबंध एवं फलन, तो चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक पर सवाल हमसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से सूत्र लगेंगे। तो भैया आपको हम बता दें कि सबसे पहले आपको संबंध के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी रिलेशन के बारे में। और संबंध भैया आपको पढ़ने हैं 3: सतुल्य संबंध, सममित संबंध, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान से समझिएगा और इस पर आधारित सवाल कैसे लगाना है सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, तीसरा संक्रामक संबंध। ओके, संक्रामक संबंध। और उसके बाद एक संबंध आता है आपका तुल्यता संबंध। आपके बोर्ड एग्जाम में भैया 3 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि आपको एक समुच्चय दिया होता है और उस समुच्चय पर कोई एक रिलेशन डिफाइन होता है, यानी रिलेशन परिभाषित होता है, और उस रिलेशन को आपको एक तुल्यता संबंध दिखाना होता है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक तुल्यता संबंध है, या ऐसे बोला जाता है कि सिद्ध कीजिए कि यह संबंध आपका सममित तो है परंतु सतुल्य और संक्रामक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप सोचते हैं कि हम उस दिए गए संबंध को कैसे तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध करें। तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले सतुल्य संबंध की परिभाषा आपको आना चाहिए। आप बोलोगे कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई आपको एक संबंध दिया जाए। यहाँ पर जो भी आपको संबंध दिया जाएगा वो किसी एक समुच्चय पर ही परिभाषित होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस में जो भी संबंध है वो दुधारी संबंध है, और दुधारी संबंध जो होता है वो किसी एक ही समुच्चय पर आपका परिभाषित होता है। तो यहाँ पर सतुल्य संबंध में आप कहोगे कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई आपको रिलेशन दिया गया, किसी समुच्चय, आप लिखोगे किसी समुच्चय ए पर कोई आपको एक ऐसा संबंध दिया जाए जिसमें प्रत्येक अवयव, जैसे ए एक अवयव है किसी दिए गए समुच्चय ए का, यहाँ पर जो समुच्चय ए है इसका एक अवयव ए है, तो यदि वह अवयव स्वयं से संबंधित है, ए कामा ए अगर क्रमिक युग्म के रूप में लिख दिया और विलांग का चिन्ह लगा के आर लिख दिया, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है और दिए गए अगर रिलेशन में विलांग कर रहा है। फॉर ऑल अगर आगे बात करें, फॉर ऑल ए जो आना चाहिए वो कहाँ से आना चाहिए, समुच्चय ए से। तो आप कहोगे कि दिया गया संबंध आपका कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध। अगर कोई एक समुच्चय ए हो जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं से रिलेटेड, स्वयं से संबंधित हो और दिए गए रिलेशन में विलांग कर जाए, तो वह क्या होता है, एक स्वतुल्य संबंध होता है। जैसे आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपको एक समुच्चय दे दिया जाए 1, 2, 3, ठीक, और एक रिलेशन आपको दे दिया जाए, कुछ ऐसे दे दिया जाए कि ए कामा बी, ठीक है, या ऐसे आपको डायरेक्ट, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे आपको एक रिलेशन दे दिया जाए ऐसे 1, 2, 2, 3, और एक रिलेशन R2 हम आपके समक्ष लिख दें 1, 2, 2, ठीक, और 1, 2। आप बताइए इसमें कौन सा संबंध जो है वह सतुल्य है। देखिए, स्वतुल्य संबंध के लिए मैंने बताया है कि जो संबंध आपको किसी समुच्चय पर परिभाषित दिया होता है, किसी समुच्चय पर परिभाषित होता है, तो उस संबंध में आपको यह देखना है कि समुच्चय में जितने भी एलिमेंट थे क्या वो स्वयं से संबंधित हैं। अगर संबंधित हैं और दिए गए रिलेशन में विलांग कर रहे हैं तो संबंध स्वतुल्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक समुच्चय ए है 1, 2, 3, ठीक। अब इसका पहला अवयव 1, तो रिलेशन में 1 से संबंधित है, जी हाँ है। दूसरा अवयव समुच्चय का 2 था, 2 से संबंधित है दिए गए रिलेशन में, जी हाँ। तीसरा अवयव 3 था, 3 से संबंधित है, जी हाँ। तो ये संबंध आपका एक हो जाएगा, सतुल्य संबंध हो जाएगा।
क्लियर। आगे बात करें 1,1 2,2 1,2 पहला अवयव तो स्वयं से संबंधित है दिए गए रिलेशन में, दूसरा अवयव भी स्वयं से संबंधित है दिए गए रिलेशन में, लेकिन तीसरा अवयव हमें इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि जो R2 रिलेशन है ये एक सतुल्य संबंध नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो समुच्चय ए में जो तीसरा अवयव था वो स्वयं से संबंधित नहीं है, इसलिए यह संबंध आपका एक सतुल्य संबंध नहीं होगा बल्कि ऊपर वाला होगा। क्लियर। तो सतुल्य संबंध बहुत आसान है और गणितीय व्याख्या इसी तरीके से आपको क्या करना है, मान के चलना है कि ए का मान लिया कि जो समुच्चय का कोई अवयव है वह स्वयं से संबंधित है, और जब स्वयं से संबंधित है तो रिलेशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होगी, ठीक, जो भी न्यू कंडीशन क्रिएट होगी, अगर वह कंडीशन सत्य होती है इस दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग तो हम कहेंगे कि यह संबंध एक सतुल्य संबंध है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये इसका प्रतीकात्मक रूप मैंने आपके समक्ष नोट किया है। आगे बात करें सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में ये बोला गया कि यदि ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, ए कामा बी कहाँ से आते हैं, जो भी समुच्चय आपको दिया जाता है, यदि ए कामा बी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, ठीक है, तो बी कामा ए भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर 1,2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और 2,1 भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो आप उसके बाद लिख देना फॉर ऑल जो A, B अवयव आते हैं वो कहाँ से आते हैं, दिए गए सेट A से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेट क्या दिया गया है, A दिया गया है। तो अगर A, B दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है और B, A भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो भैया आप कहोगे कि क्या हो जाएगा, R आपका एक सममित संबंध हो जाएगा यानी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, देखिए एक समुच्चय आपको दे दिया गया 1, 2, 3, ठीक है। अब जैसे आपको एक इस पर रिलेशन आपको दे दिया गया 1, 2, ठीक, और 1, 3 और दे दिया गया 2, 1 और 3, 1 और आपसे बोला जाए कि ये संबंध कैसा संबंध, आप कहोगे ये सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए इस समुच्चय में जो अवयव थे इन्हीं अवयव पर एक हमें रिलेशन दे दिया गया। इसमें देख सकते हो पहला अवयव दूसरे से संबंधित है, तो सिमेट्रिक कहता है कि अगर पहला दूसरे से संबंधित है तो दूसरा भी पहले से संबंधित होना चाहिए, तो दूसरा भी पहले से संबंधित है, इसी रिलेशन में मिल रहा है हमें। फिर देखते हैं अगला 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए, तो 3, 1 भी इसमें है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाली कंडीशन लागू हो रही है, अतः ये दिया गया रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जैसे सिद्ध करने वाले में आएगा 3 से 5 नंबर में प्रश्न, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले मान के चलोगे कि माना A, B दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, A, B दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, तो उस जो भी कंडीशन आपको दी गई रिलेशन में उस कंडीशन में ये चीज़ आप रखोगे इस क्रमिक युग्म के अकॉर्डिंग। जो कंडीशन क्रिएट होगी क्या उस कंडीशन से आप B, A दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, अगर ये दिखा पा रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक सममित संबंध हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको सममित संबंध सिद्ध करना है। आगे बात करें संक्रामक संबंध की, तो संक्रामक संबंध में ये कहा गया कि यदि, ध्यान दीजिएगा, कि यदि A, B दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, मतलब A, B कहाँ पर आता है, जो भी समुच्चय दिया जाता है उसका पहला अवयव दूसरे अवयव से इस प्रकार संबंधित और दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, साथ ही में आपको ये भी दिखाई दे कि B जो दूसरा वाला अवयव हो किसी तीसरे अवयव से संबंधित हो और दिए गए रिलेशन में बिलोंग करे। फॉर ऑल जो अवयव A, B, C आते हैं वो दिए गए कहाँ से आने चाहिए, समुच्चय A से आने चाहिए। ठीक है, तीनों अवयव समुच्चय A के ही अवयव होने चाहिए। तो कहा यह गया कि अगर A, C दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर जाए तो आप कहोगे कि R क्या हो जाएगा, R एक आपका संक्रामक संबंध हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। यदि दिए गए समुच्चय में हम मान के चलें कि A, B दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और साथ ही में B, C भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो अगर A, C इन दोनों कंडीशनों से हम ऐसी कंडीशन क्रिएट करें, ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति प्राप्त करें कि A, C भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर जाए, तो आप कहोगे कि जो संबंध है वो आपका एक संक्रामक संबंध है, यानी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब बात करें तुल्यता, इक्विवेलेंस रिलेशन की, तुल्यता संबंध की अगर बात करें तो तुल्यता संबंध वह संबंध होता है, कोई एक संबंध दे दिया जाए किसी समुच्चय A पर, अगर वह संबंध आपका एक सतुल्य संबंध हो, सममित संबंध हो और संक्रामक संबंध हो तो वह संबंध आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, यानी एक तुल्यता संबंध कहलाता है। बताओ कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इस तरीके से आपको संबंध
पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कोई संबंध दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि दिए गए संबंध को आप एक तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, तो सबसे पहले आप उसे स्वतुल्य दिखाओगे, सममित दिखाओगे, संक्रामक दिखाओगे। यदि वह दिया गया संबंध ये तीनों संबंध हो जाता है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तो आप कहोगे कि वह संबंध एक तुल्यता संबंध है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। बताइए कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे हम इसमें क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, देखिए जो आपके सिलेबस में उसी को मैं बता रहा हूं, बाकी कोई भी फालतू सूत्र नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा था, इसको मैंने डिस्कस किया। आगे चलिए हम बढ़ते हैं। इसमें हमें पढ़ना है एकाएकी और आच्छादक। तो सबसे पहले देखिए फलन के अंतर्गत हमें दो प्रकार के फलन पढ़ने हैं, एक एकाएकी और आच्छादक। तो यहाँ पर आप सबसे पहले फलन डाल लीजिए कि फंक्शन क्या होता है। अरे बहुत सारे विद्यार्थी तो फलन ही नहीं जानते हैं कि भैया फलन क्या होता है, तो हम उसे एकाएकी आच्छादक प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं। देखिए अगर कोई आपके पास दो अरिक्त समुच्चय हो, एक समुच्चय ए हो और एक समुच्चय भैया आपका बी हो, ठीक। अरिक्त समुच्चय का मतलब कोई भी अवयव शून्य ना हो, मतलब कोई भी ऐसा ना हो कि वो रिक्त समुच्चय हो। अरिक्त का मतलब ये, तो जैसे इसमें ए बी सी डी ये चार अवयव दे दिए गए, ठीक है। और ये संबंधित है ई से, एफ से, ठीक है, जी से, एच से, इस तरीके से। कहने का मतलब ये है कि फलन क्या होता है। देखिए फलन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय हैं तो जो पहला आपका समुच्चय ए है, इसके सभी अवयवों का प्रतिबिंब हमें समुच्चय बी में अगर मिल जाए, मतलब फलन क्या करता है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में अवयवों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो अगर जैसे समुच्चय ए में जो अवयव हैं उन सारे अवयवों का प्रतिबिंब अगर समुच्चय बी में बन रहा है, भले वो एक का दो बन रहा है, इससे नहीं मतलब हमें, लेकिन अगर समुच्चय ए में उपस्थित सारे अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में बन रहा है तो हम कहेंगे कि वह फलन ए टू बी क्या है, परिभाषित है, तब वह फलन कहलाएगा। अगर कहीं पर आपको ए बी सी डी दे दिया जाए और यहाँ पर ई एफ जी एच दे दिया जाए, ए ई से संबंधित हो, बी एफ से संबंधित हो और सी एच से संबंधित हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर डी दे दिया जाए, फिर आगे आपको और भी दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए डी दे दिया गया, ई दे दिया गया, ठीक, कुछ भी दे दिया गया, और आपको समुच्चय ए में कोई ऐसा अवयव मिल जाए जिसका प्रतिबिंब समुच्चय बी में नहीं बन रहा है भैया, तो आप कहोगे कि ये फलन आपका ए टू बी नहीं है, मतलब ये फलन ही नहीं है, क्योंकि फलन होने के लिए समुच्चय ए में उपस्थित सारे अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय बी में बनना चाहिए, तभी वह एक फलन होगा। अब फलन की ये परिभाषा हो गई। अब बात करें यहाँ पर एकाएकी फलन क्या होता है, ठीक। हमें दो प्रकार के फलन पढ़ना है इस बार के सिलेबस में, इसी पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा एकाएकी फलन, एक क्या पूछा जाएगा आपसे, एकाएकी फलन, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा आच्छादक फलन। आच्छादक फलन एक होता है आच्छादी फलन। आच्छादी फलन ये होता है कि अगर कोई फलन एकाएकी आच्छादक दोनों तो आच्छादी फलन कहलाता है। तो आच्छादक एकाएकी, ठीक है, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। बहुत आसान, बहुत सिंपल भैया, पूरे साल झेलते हो आप लोग इसी में, मैं तुमको बताता हूँ कितना आसान है ये, ठीक है ना। चलिए देखिए मैं कैसे बताता हूँ आपको। देखिए एकाएकी फलन का मतलब ये होता है कि अगर कोई फलन हमारा, ध्यान दीजिएगा, ए टू बी डिफाइन है, अगर कोई फलन हमारा ए टू बी डिफाइन है, ठीक है, ए कोई एक समुच्चय है, बी कोई एक समुच्चय है, और ए बी सी डी ये समुच्चय ए के अवयव हैं, ठीक। इनका प्रतिबिंब समुच्चय बी में एक बन रहा है, दो बन रहा है, सी का तीन बन रहा है, डी का चार बन रहा है। अगर समुच्चय ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में उपस्थित जो अवयव हैं एक एक प्रतिबिंब, मतलब एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसा नहीं कि इसके दो प्रतिबिंब बन जाए, एक अवयव का एक प्रतिबिंब अगर बन रहा होता है तो हम कहते हैं कि जो फलन ए टू बी होता है वो क्या होता है, एक एकाएकी फलन होता है। ये तो सिंपल सी बात हो गई इसकी परिभाषा की। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी हमारे क्वेश्चन में आता है कि एकाएकी सिद्ध करो, उसको हम कैसे करेंगे, वो बताइए हमें। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या करना है आपको। देखिए आपको जैसे एक क्वेश्चन लेकर हम बताते हैं, अभी एकाएकी आच्छादक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक हमारे पास फलन है जो कि रियल टू रियल डिफाइन है। अगर कोई फलन रियल टू रियल डिफाइन है तो इसका मतलब क्या है, देखिए हमने कहा कि समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, ठीक, 1 2 3 4, उसके बाद दे दिया गया ई एफ जी एच, ठीक, ये ऐसे संबंधित हैं, प्रत्येक अवयव एक एक अवयव से संबंधित है। तो आपको हम पहले एक बात बताना चाहेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन बताएंगे। एक बात ये जान लीजिएगा कि कोई अगर फलन हमारा सेट ए टू बी
परिभाषित होता है भैया। कोई फलन हमारा अगर सेट ए टू बी परिभाषित होता है तो यहाँ पर जो सेट ए के अवयव होते हैं, सेट ए के अवयव ये कहलाते हैं आपके प्रांत। क्या कहलाते हैं? सेट ए के सभी अवयवों का जो समुच्चय होता है वह कहलाता है प्रांत। उसके बाद अगर हम बात करें सह प्रांत की तो सेट बी में उपस्थित सभी अवयवों का जो समुच्चय होता है वो कहलाता है सह प्रांत। क्या कहलाता है? सह प्रांत। सेट बी यानी समुच्चय बी में उपस्थित सारे अवयवों का जो सारे अवयव जो होते हैं वो सहप्रांत कहलाते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखा जाए तो प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, लेकिन अगर जैसे यहाँ पर आपको दे दिया जाए ऐसे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऐसे दे दिया जाए एच, फिर उसके बाद मान लीजिए ये अवयव संबंधित ही ना हो, ठीक है, ये संबंधित ही ना हो, या चार हो है ना, एच हो जाए और उसके बाद एम हो जाए, एम हो, ऐसे हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके सारे अवयवों का प्रतिबिंब तो उधर बन रहा है, लेकिन उधर जो अवयव हैं उसमें कुछ अवयव आपके खाली जा रहे हैं जो कि इधर के अवयवों का प्रतिबिंब अवयव नहीं है। आप देखिए एच एम क्या है? नहीं है, यहाँ पर छूट रहे हैं ना, तो जो दो अवयव छूट रहे हैं, ठीक, एच और एम, तो हम कहेंगे कि परिसर क्या होता है? तो परिसर में आप कहोगे जो प्रतिबिंब अवयव होते हैं, परिसर के लिए जो प्रतिबिंब अवयव उनका समुच्चय ई एफ जी, ये प्रतिबिंब है समुच्चय ए में उपस्थित अवयव का, तो इनको लिख लेंगे ई कामा एफ कामा जी, तो इनका जो समुच्चय होगा वो कहलाएगा परिसर। लेकिन सह प्रांत की अगर बात करेंगे तो सह प्रांत में समुच्चय बी में उपस्थित सारे अवयवों का जो समुच्चय होता है। अगर सह प्रांत की बात करें, सह प्रांत, तो सह प्रांत का मतलब होता है समुच्चय बी में जितने भी अवयव हो, चाहे वो प्रतिबिंब अवयव हो चाहे ना हो। तो जैसे बात करें ई एफ जी एच एम, ये सारे अवयव जब समुच्चय के अंदर लिख देंगे तो वो बन जाएगा आपका भैया सह प्रांत। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको हम लेकर चलते हैं कि एकाएकी आच्छादक कैसे, क्या परिभाषा होती है और कैसे क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। जैसे हमको एक कोई फलन दे दिया जाए जो कि रियल टू रियल डिफाइन हो, इसका सीधा मतलब है कि उस फलन का जो प्रांत आएगा वो भी एक वास्तविक संख्या आएगा, आर फॉर रियल वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर देखिए रियल टू रियल यानी दूसरा जो समुच्चय है वो भी वास्तविक संख्या, वो भी एक वास्तविक संख्या होगी। तो जैसे कोई फलन दे दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दिया जाए 3x, और ये फलन हमारा रियल टू रियल डिफाइन है यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। ठीक, तो इतना तो समझ गए कि इसका प्रांत एक वास्तविक संख्या से आएगा और सह प्रांत भी एक वास्तविक संख्या आएगा। तो एकाएकी फलन इसे अगर सिद्ध करना है तो एकाएकी के लिए हम क्या करते हैं और आच्छादक के लिए क्या करते हैं। एकाएकी के लिए परिभाषा तो होती है कि जो आपका प्रांत में उपस्थित अवयव है उसका एक प्रतिबिंब हमें सह प्रांत में मिलना चाहिए, तो वो एकाएकी कहलाता है। वो तो परिभाषा हो गई। लेकिन क्वेश्चन में आप क्या करोगे? क्वेश्चन में आप एकाएकी के लिए जो fx1 की वैल्यू है वो fx2 के बराबर दिखाओगे। आप कहोगे ये x1 x2 कहाँ से आया? तो ये x1 x2 आया आपका इस सेट से, पहले सेट से आया। x1 x2 वो अवयव है जो कि पहला सेट है, पहले सेट के ये x1 x2 अवयव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम fx1 की वैल्यू को fx2 के बराबर दिखाते हैं। अगर fx1 बराबर fx2 दिखाने के बाद हमें x1 बराबर x2 मिल जाए, देखिए भाई x1 fx की वैल्यू कितनी है 3x, fx1 के लिए 3x1 हो जाएगी, fx2 की वैल्यू 3x2 हो जाएगी, 3 से 3 काटेंगे x1 बराबर कितना मिल जाएगा x2। अगर fx1 बराबर fx2 दिखाने के बाद हमें x1 बराबर x2 मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि जो फलन है वो क्या है? फलन हमारा एकाएकी होगा। बस एकाएकी के लिए इतना करना है, एकाएकी होगा। बताइए कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। इस तरीके से एकाएकी सिद्ध किया जाता है। ये तो बहुत सिंपल होता है। अब आप कहोगे सर जी आच्छादक बताओ तो जाने, तो चलिए हम बताते हैं तुमको आच्छादक कितना आसान होता है। जैसे यही फलन लेते हैं, एफ रियल टू रियल दे दिया गया और एफ एक्स का मान आपको दे दिया गया 3x। ठीक, अब आपसे कहा जाए सिद्ध करो कि ये फलन एक ऑन टू फंक्शन है यानी आच्छादक फलन है। आप क्या कहोगे? देखिए आच्छादक फलन की परिभाषा क्या होती है? अगर सह प्रांत, ध्यान दीजिएगा, अगर सह प्रांत परिसर के बराबर हो जाए, यानी हम बात करें तो समुच्चय बी में कोई ऐसा अवयव ना हो जो इधर समुच्चय ए का प्रतिबिंब अवयव ना हो, तभी तो सहप्रांत परिसर के बराबर होगा। नहीं तो सहप्रांत में तो सारे अवयव आ जाएंगे और परिसर में तो क्या प्रतिबिंब अवयव आते हैं। ठीक, तो परिसर में सारे प्रतिबिंब अवयव आते हैं। अगर सहप्रांत में भी सारे प्रतिबिंब अवयव आ जाएं यानी सहप्रांत परिसर के बराबर हो जाए तो जो फलन होता है वो क्या कहलाता है? एक आच्छादक फलन कहलाता है। अब इसे गणितीय रूप से या प्रतीकात्मक रूप से हम क्वेश्चन में सिद्ध कैसे करते हैं, इसके लिए देखिए क्या करना है। इसके लिए आपको जैसे ये आपको एक फलन दे दिया गया जो कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, fx बराबर 3x, तो आप हेडिंग डालोगे आच्छादक के लिए। एकदम सिंपल, आच्छादक के लिए बहुत आसान भैया। आच्छादक के लिए आप क्या करोगे? लिखोगे माना
कि जो एफ एक्स है वो y के बराबर है। किसके बराबर है? y के बराबर है। फिर हम क्या करेंगे, एफ एक्स का मान रखेंगे 3x बराबर y, फिर हम x का मान निकालेंगे, ये आ जाएगा y/3। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका y है वो कहाँ से आया? सेट b से आया है। कहाँ से आया? सेट b से आया है। तो जैसे अब देखिए हमने एफ एक्स का मान रख दिया और x का मान निकाला, y/3 मिला। ठीक है, x तो एक वास्तविक संख्या से आ ही रहा था और इसका हमें अगर प्रतिबिंब भी एक वास्तविक संख्या से मिल जाए, यानी y का मान अगर हम इस वास्तविक संख्या से कोई भी नंबर यहाँ पर रखें, कोई भी संख्या रखें और x का मान भी हमें एक वास्तविक संख्या मिल गई, तो आप कहोगे, लिखोगे जहाँ y बिलोंग करता है सेट b है वास्तविक संख्या, तो अगर x बिलोंग कर जाए वास्तविक संख्या, क्योंकि सेट a जो x है वो सेट a से आया है और ये अगर x जो है आ जाए, x का मान आ जाए किसमें भाई? वास्तविक संख्या से आ जाए, तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो फलन होगा वो क्या होगा? आच्छादक होगा। ये रखकर आपको चेक करना पड़ेगा, आच्छादक होगा। आप ही बताओ, अगर हम यहाँ पर y का मान कोई एक वास्तविक संख्या रख दें तो क्या हमको x का मान एक वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी? तो आप कहोगे मिलेगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में प्रत्येक परमेय संख्या आ जाती है, अपरमेय को छोड़कर सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो भी नंबर मिलेगा वो भी एक वास्तविक संख्या होगी और वास्तविक संख्या जो होगी आ जाएगी वो x का मान आ जाएगी और x आता है समुच्चय a से, तो समुच्चय a भी एक वास्तविक संख्या है, अतः यहाँ पर जो फलन होगा वो आपका एक आच्छादक फलन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर y बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में तो x बिलोंग कर y बिलोंग करता है वास्तविक संख्याओं में तो x बिलोंग करता है वास्तविक संख्याओं में। x था वास्तविक संख्या से, y था वास्तविक संख्या में। अगर ऐसी कंडीशन आ गई, इसका मतलब सीधा होता है कि सहप्रांत परिसर के बराबर हो गया, और सहप्रांत परिसर के बराबर हो गया इसका मतलब फलन आच्छादक हो गया। अब भूलिएगा नहीं कभी, ठीक है ना। चलिए, ये आपकी बात हो गई किसकी? ये आपकी बात हो गई उसकी, पहले चैप्टर की। पहले चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन बनेगा। आगे चलिए बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे यहाँ पर जो दूसरा चैप्टर आता है वो आपका आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या आता है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन आपको भैया हम जो बता रहे हैं इतना पढ़िएगा केवल। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप इसमें एक टाइप का क्वेश्चन तैयार करके रखिएगा, मुख्य मान वाला। कौन सा? प्रिंसिपल वैल्यू वाला। मुख्य मान के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, जितने भी आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, इनका परिसर आप इनकी रेंज याद करके रखिएगा, क्योंकि मुख्य मान जो आता है वो उन्हीं की रेंज के अंतर्गत बिलोंग करना चाहिए। जैसे हम बात करें, अगर हमें साइन इनवर्स एक्स फलन के, अगर साइन इनवर्स एक्स के पदों में कोई फलन दिया जाए तो इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। बंद अंतराल ये होता है भैया आपका। ठीक है, बंद अंतराल का मतलब ये वैल्यू भी शामिल है, ये वैल्यू भी शामिल और इसके बीच की सारी वैल्यू शामिल होती है। फिर दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो आपकी 0 to π होती है। उसके बाद तीसरी बात करें तो अगर tan इनवर्स एक्स की बात करें तो tan इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो आपकी होती है खुले अंतराल के अंतर्गत -π/2 से π/2। खुले अंतराल का मतलब होता है -π/2 से π/2 के बीच की सारी वैल्यू इसके अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन उसमें -π/2 और π/2 शामिल नहीं होगा। खुले अंतराल का सीधा मतलब यही होता है। फिर आगे बात करें चौथे फार्मूले की ओर, तो चौथा फार्मूला होता है भैया कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो आपकी होती है बंद अंतराल के अंतर्गत -π/2 से π/2, और उसमें क्या नहीं शामिल होता है? उसमें आपका 0 शामिल नहीं होता है। उसमें क्या नहीं शामिल होता है? 0 शामिल नहीं होता है। और पांचवा आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आता है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो आपकी बंद अंतराल के अंतर्गत 0 से π होती है, और उसमें माइनस का मतलब उसमें π/2 नहीं होता, बाकी 0 से π के बीच में सारी वैल्यू, उसमें 0 π दोनों शामिल होगा, लेकिन π/2 शामिल नहीं होगा, यानी π/2 आएगा तो वो मुख्य मान नहीं होगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर छठवां प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बचता है कॉट इनवर्स एक्स। क्या बचता है? कॉट इनवर्स एक्स। इसकी जो रेंज होती है इसको भी लिख लीजिएगा, खुले अंतराल के अंतर्गत 0 से π। मतलब कॉट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, जो मुख्य मान का मान आएगा वो 0 और π के बीच में आएगा, उसमें 0 और π शामिल नहीं होना चाहिए। इस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू आपका चेक होता है। तो ये आप प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की रेंज याद रखिएगा। बिना रेंज के मुख्य मान आप नहीं चेक कर पाओगे सही है कि गलत है। बताइए इतनी बात समझ में है कि नहीं? और इसमें कुछ बेसिक फार्मूले जैसे मैं आपके समक्ष लिखूंगा, फार्मूला नंबर 7 ही चलिए इसे बना लेते हैं, या प्रॉपर्टी आप गुड हेडिंग डाल लीजिए। ठीक, जो भी फार्मूले बता रहा हूँ इनको आप मजाक में नहीं लीजिएगा, इनको मैं सीरियस बता रहा हूँ। अगर इतने फार्मूले आपने याद कर लेना तो बोर्ड एग्जाम में आपसे कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, इतना जरूर पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बात करें
करें तो पहली प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो आपका π/2 होता है। एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका मान भी π/2 होता है। इसी तरीके से तीसरा फार्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है भैया π/2। ये तीन प्रॉपर्टियां आप याद रखिएगा, इनका यूज भैया बहुत ज़्यादा होता है। इनका यूज अवकलन में भी होता है, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ। कहीं पर अवकलन में ऐसी समीकरण दे दी कि बताइए इसका अवकलन क्या होगा। अब पता है कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स का मान π/2 होता है तो उसका अवकलन शून्य हो जाएगा, क्योंकि अचर पद होता है π/2। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए इन प्रॉपर्टियों का याद रखना बहुत जरूरी है। बाकी अगर बात करें तो ये भी आपको आना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है, या आप इसे लिख सकते हो कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। क्लियर? इसी तरीके से जो कॉस इनवर्स x होता है वो सेक इनवर्स 1/x, या जो सेक इनवर्स x होता है उसको लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1/x। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये छठवां सूत्र लिखोगे कॉट इनवर्स x। क्या लिखोगे? कॉट इनवर्स x बराबर होता है कितना भाई? कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, या tan इनवर्स x बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा, इसका भी यूज ज़्यादा होगा। हालांकि प्रॉपर्टी तो बहुत सारी हैं, बट मैं सारी प्रॉपर्टी नहीं, जो मेन है वो बता रहा हूँ। ठीक है, सूत्र तो बहुत हो जाएंगे। और ये भी आपको आना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो एक्स के बराबर होता है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है वो भी आपका एक्स के बराबर होता है। अगर ये अंदर चला जाए, ये बाहर आ जाए, तब भी उसकी वैल्यू थीटा के बराबर ही होगी, जो थीटा के स्थान पर होगा। चाहे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स लिखो, चाहे कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स लिखो, चाहे टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स लिखो, चाहे कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स लिखो, ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इसी को भी उल्टा कर दें, ऐसे लिख दें साइन और ब्रैकेट में लिख दें साइन इनवर्स एक्स, तब भी इसका मान आप लिखोगे एक्स के बराबर ही होता है। ये प्रॉपर्टी होती है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। ठीक है, क्या याद थी? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये प्रॉपर्टी आपको याद थी? क्या ये प्रॉपर्टी आप सभी को याद थी? हाँ, ये वाली तो याद थी सर जी, ये वाली हो सकता ना याद रही हो, है ना। चलिए भाई, आगे कुछ प्रॉपर्टियां आपको और आनी चाहिए जो मैं आपके समक्ष नोट कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही चुनी हुई प्रॉपर्टियां मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आनी चाहिए, जरूर चाहिए। चलिए भाई, ये प्रॉपर्टियां नहीं है, ये सूत्र है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के। ठीक, हल्के में लेकर पढ़ाई करोगे तो नैया डूब जाएगी, और हल्के लेकर पढ़ाई नहीं करोगे तो फूल मालों से आपका स्वागत होगा बोर्ड एग्जाम के बाद। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। तो अगली प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो मान होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज होती है। और कॉस इनवर्स जो माइनस एक्स होता है उसका मान पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। और जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है जो टैन इनवर्स माइनस एक्स होता है वो माइनस टैन इनवर्स एक्स होता है, ये भी याद रखना। और चौथी जो प्रॉपर्टी होती है कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। और जो पांचवी प्रॉपर्टी होती है सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। और अगली लास्ट प्रॉपर्टी होती है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। ये 6 प्रॉपर्टियां भैया दिमाग पे और जुबान पे रट लीजिए। ये वाली एक मेन ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और एक ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, और आप एक ये सेक वाली प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टियां तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इनका यूज ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न आप क्रिएट करने लगता है जब हम सवाल बताते हैं। तो ये प्रॉपर्टियां आपको आनी चाहिए। बाकी कुछ टैन इनवर्स वाले सूत्र हैं उनको आपको बता देते हैं इसी वक्त, मेन बता दे रहे हैं भैया। ज़्यादा आप लोगों को हम घुमाएंगे नहीं कि एक तरफ से छपाएं 3-4 घंटे लगाएं, आपका भी बोरिंग होने लगो, है ना। हम बोर नहीं होने देंगे आपको, एकदम मेन पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। क्यों टेंशन लेते हैं यार। देखिए आगे यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को टैन इनवर्स की एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई। इसका सूत्र आप सभी लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर यहाँ पर आपका हो जाए टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई तो इसका सूत्र बन जाता है टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई। ऊपर एक्स माइनस हो जाता है, नीचे 1 प्लस एक्स वाई हो जाता है। बताइए टैन इनवर्स, ये याद रख सकते हो। एक टैन इनवर्स का और फार्मूला होता है, उसको बता देते हैं। ये कहीं कहीं पर यूज होता है लॉन्ग सवाल में। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई प्लस टैन इनवर्स जेड बराबर सूत्र होता है टैन इनवर्स, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड
है ना, माइनस एक्स वाई जेड, और अपान में आ जाए तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये प्रॉपर्टी भैया याद रखिएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर, याद रहेगी? ठीक। हालांकि बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं, बहुत सारी नहीं लिखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, जितनी इंपॉर्टेंट उतनी जरूर लिख डालेंगे, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी जैसे आ जाती है 2 tan इनवर्स एक्स की। 2 tan इनवर्स एक्स के दो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला पहले लिखते हैं 2 tan इनवर्स एक्स का tan के पदों में, तो आप याद कर लीजिएगा tan 2 थीटा का फार्मूला याद कीजिएगा 2 tan थीटा 2 tan एक्स अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और एक साइन के पदों में होता है 2 tan इनवर्स एक्स, वो क्या होता है, वो आपका होता है साइन इनवर्स। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 tan x, तो 2x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर फार्मूला tan 2 थीटा का आता होगा तो ये दोनों फार्मूले आपको याद हो जाएंगे, याद रहेगा। और बाकी तो आप सभी को पता ही है कि अगर 2 साइन इनवर्स x का मान लिखना है तो हम फार्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स 2x माइनस 2x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूले तो सब सूत्र से आते हैं, ठीक। चलो इसकी ज़्यादा आवश्यकता हम नहीं मानते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता तो सबसे ज़्यादा है। इनको तो याद कर सकते हो कि ये भी नहीं याद करोगे। हालांकि फार्मूले तो बहुत है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के भी हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के भी हैं, उसको भी बता देते हैं क्योंकि ये सवालों में यूज होता है। बताइए पहले इतने फार्मूले आपको आ जाएंगे कि नहीं? आ जाएंगे ना, ठीक, ओके, आते भी होंगे। अगर आपने नहीं याद किया जो फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ और आप नहीं याद करते हो तो आप पछता सकते हो आखिरी में, ठीक। इन्हें जरूर याद कर डालिए, ना याद हो तो एक याद कर लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, ठीक। इसका फार्मूला साइन ए प्लस बी वाला, जिसको याद होगा वो लिख लेगा, साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद क्या होता है एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस लगाना, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसी फार्मूले को अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के रूप में लिखना हो तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई तो यहाँ पर माइनस लगा, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रहेगा। एक फार्मूला कॉस के पदों में आता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक। तो यहाँ पर लिखोगे कॉस इनवर्स एक्स वाई, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस लगाइएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर आपका आ जाए कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई तो फार्मूला लगाइएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाइएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रॉपर्टियाँ, इतने सूत्र आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के आने चाहिए। बताइए भैया, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा यार, इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाए रहें तब भी नहीं मजा आएगा। चलिए आज एक बहुत ही रहस्य की बात बताते हैं जो कि आपको अवकलन में भी काम आएगी, समाकलन में भी काम आएगी, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी काम आएगी, ठीक है ना। चलिए भाई इसे रब करें, ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। एक बहुत ही रहस्य की बात आपको बताते हैं, कुछ विद्यार्थियों को पता भी होगा जो मैं रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आपको कोई एक व्यंजक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप का दिया जाए, यदि व्यंजक इस रूप का दिया जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या ऐसे मिल जाए भैया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उस व्यंजक को हल करने के लिए, चाहे वो अवकलन में दिया हो चाहे समाकलन में, हल करने के लिए आपको x बराबर कितना मानना है? x बराबर मानना है a tan थीटा। अगर a के स्थान पर 1 होता है तो केवल tan थीटा मानना। बताइए कोई दिक्कत? या x बराबर a cot थीटा मानकर हमें हल करना होगा। अगर व्यंजक a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूप का है तो x बराबर a tan थीटा, x बराबर a cot थीटा मानकर हमें उसे हल करना चाहिए। याद रखिएगा, अगर व्यंजक आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप का दे दिया जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा पहले अचर पद फिर माइनस चर, ठीक, तो आपको उसे हल करने के लिए x बराबर a साइन थीटा या x बराबर a कॉस थीटा मानकर हल करना चाहिए। अगर व्यंजक, इसको वही चलता रहेगा, यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टाइप का दिया जाए तो आपको x बराबर a सेक थीटा या x बराबर a कोसेक थीटा मानकर हल करना चाहिए। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और अगर व्यंजक, यदि व्यंजक आपको अंडर रूट a माइनस एक्स बटे में a प्लस एक्स के रूप का दिया जाए तो आपको x इक्वल टू a कॉस 2 थीटा मानकर उसे लगाना चाहिए, ठीक है।
ए माइनस एक्स ऐसे भी दिया जा सकता है, ए माइनस एक्स अपान में ए प्लस एक्स, या आपको दे दिया जाए अंडर रूट ए प्लस एक्स अपान में ए माइनस एक्स। तो उसे हल करने के लिए एक्स बराबर आपको ए कॉस 2 थीटा मानना चाहिए। बताइए कोई समस्या? और अगर व्यंजक एक चीज़ और लिख लीजिएगा, जबकि इसका ज़्यादा यूज नहीं, लेकिन इनका 1 2 3 4 इनका यूज आपका पड़ेगा। अंडर रूट अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप का व्यंजक दिया जाए तो आपको एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा मानकर सवाल को लगाना चाहिए। ठीक है ना? ये आप अगर हल्के में ले रहे हो जो बात मैं बता रहा हूँ, तो आप देखिए मैं बता दूँ कि इसका यूज जो मैंने बताया है, इसका यूज अवकलन में भी है, समाकलन में भी है, यहाँ तक कि निश्चित समाकलन में इसका यूज तो बढ़िया है, अच्छा खासा है। ठीक है ना? और समाकलन में भी अच्छा खासा है। तो याद रखिएगा अगर फलन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप का है, एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप का है, तो एक्स बराबर ए टेन थीटा, एक्स बराबर ए कॉट थीटा मानकर यूज करिएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में जब हमें किसी सवाल को सॉल्व करना होता है, हल करना होता है, तो भैया ऐसे ही मानकर सॉल्व करना होता है। बताइए समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो इस तरीके से ये जो चैप्टर नंबर 2 थे, इनके सारे मैंने फार्मूलों को डिस्कस कर दिया, किनका कहाँ पर उपयोग है ये भी मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है ना? अरे भैया अगर फार्मूला छपाना ही होता तो मैं व्हाइट बोर्ड पर क्यों आता? कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे अरे सर जी छपा देते, जो पे आराम से आते यहाँ पर लिख देते, हम लिख लेते, बात खत्म। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर फार्मूलों का तुमको यूजे करना नहीं पता है तो फार्मूले भैया हर एक सीरीज में छपे हैं, हर एक किताब में छपे हैं, छाप लो। ठीक, मैं आपको ये बता रहा हूँ उनका यूज कहाँ पर होगा, कैसे क्या करना है। ठीक, ये बता रहा हूँ। अगर ये नहीं पता होगा तो फार्मूला तुम रटे होगे तो क्या मतलब। ओके चलिए अब डालते हैं हम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में किस किस पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 3 जो होगा वो शायद आव्यूह होगा। चैप्टर भी दिमाग में रटे हैं। आव्यूह, पहले आव्यूह पर बात करते हैं, मैट्रिक्स पर पहले आव्यूह पर बात करेंगे, है ना। आव्यूह में विभिन्न प्रकार के, पहले तो आपको आव्यूह आने चाहिए। आव्यूह में विभिन्न प्रकार के आपको आव्यूह आने चाहिए। ठीक, जैसे आव्यूह तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ना। आव्यूह में जैसे हम बात करें, यहाँ पर एक विकर्ण आव्यूह होता है। आव्यूहों के प्रकार पर आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देते हैं। एक होता है विकर्ण आव्यूह। अच्छा, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में 1 2 3 कुछ लिखा हुआ है, 0 0 0 0 0 0 ऐसे आपको एक आव्यूह दे दिया जाए, जिसके विकर्ण के एलिमेंट कुछ भी हों, बाकी सारे एलिमेंट शून्य हों, तो वह आव्यूह एक आपका विकर्ण आव्यूह कहलाता है। आई मजा बात की नहीं। अब आगे बात करें विकर्ण आव्यूह के बाद एक आता है अगला इकाई आव्यूह या तत्समक। इकाई या तत्समक आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह ये क्या होता है। इकाई या तत्समक आव्यूह का मतलब ये भी आपका एक विकर्ण आव्यूह होता है, लेकिन इसमें विकर्ण के जगह पर जो एलिमेंट होना चाहिए वो एक एक होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई नहीं होना चाहिए। यानी जो डायगोनल आपका होना चाहिए विकर्ण, इसमें प्रत्येक अवयव एक 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 होना चाहिए, बाकी अवयव सारे शून्य हो, तो वह कहलाता है इकाई आव्यूह या इसे तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। अब बात करें यहाँ पर पंक्ति आव्यूह, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए अब बस। एक होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति का मतलब क्या होता है, रो, मतलब एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ए बी सी, तो ये आव्यूह एक कहलाता है पंक्ति आव्यूह। इसके बाद एक आव्यूह होता है आपका स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह, एक आव्यूह आपका होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है भैया, स्तंभ आव्यूह यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम हो, ए बी सी, तो ये आव्यूह कहलाता है स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। बताइए किसी को यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अगला आव्यूह तो नल मैट्रिक्स, जिसको आप बोलते हो शून्य आव्यूह। क्या आपको शून्य आव्यूह के बारे में पता है? हाँ जी पता है। एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, वो चाहे 3x3 का हो चाहे 2x2 का हो, वह मैट्रिक्स एक आपका नल मैट्रिक्स कहलाता है यानी शून्य आव्यूह कहलाता है। फिर बात करें यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज होता है इन सभी प्रकार के आव्यूहों में, सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है, समान आव्यूह का। समान आव्यूह की बात हर जगह यूज होती है और कहा जाता है कि अगर ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह तो x का मान निकालो, y का मान निकालो, z का मान निकालो, इसे पूछा जाता है। तो समान आव्यूह की क्या परिभाषा होती है? समान आव्यूह की परिभाषा ये होती है ऐसे दो आव्यूह जिनके अवयव सेम हो, जैसे a b c है, फिर d e f है, g h
आई है, ठीक। तो इधर भी आपका ABCDEF GHI होना चाहिए, तभी ये दोनों अवयव समान अवयव कहलाएंगे। समान अवयव में ये बात होती है कि बराबर कोटि के, दोनों की कोटियां सेम होनी चाहिए और उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, तब वो दोनों अवयव आपके समान अवयव यानी इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। समझ रहे कि नहीं। अगर प्रश्न में आपसे बोला जाए, ऐसे बोल दिया जाए, देखिए भाई, ऐसे बोल दिया जाए कि x ठीक है और y दे दिया जाए और यहाँ 0 दे दिया जाए, यहाँ पर z दे दिया जाए और बराबर आपको 1 2 3 0 दे दिया जाए। आपसे पूछा जाए कि अगर दोनों अवयव सेम है, अरे कहे क्या दिया जाए, अगर बराबर का चिन्ह लग गया तो समझ जाइए कि दोनों समान अवयव है। और समान अवयवों के जो संगत अवयव बराबर होते हैं, यानी x 1 के बराबर हो जाएगा, y किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, और यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा, गलती हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जो 0 तो 0 के बराबर होगा ही, और z किसके बराबर हो जाएगा, z 0 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से समान अवयव का उपयोग हमारे सवालों में होता है। भैया कुछ बात समझ में आई तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल समझ में आई, है ना। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या यूज होगा अवयव में, आपके एग्जाम में किस पर आधारित सवाल पूछा जा सकता है, सब कुछ डिस्कस किए जा रहे हैं, सब कुछ। ओके, चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो आगे हमें इसमें देखो क्या याद रखना है, ठीक। अवयवों पर संक्रिया, योग और क्या कहते हैं अंतर की। तो जब अगर समान अवयव हैं तो संगत अवयव घट भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, ये तो सब जानते ही हो, है ना। बराबर हो सकते हैं तो जुड़ और घट भी तो सकते हैं। फिर बात आती है सबसे मेन बात, अवयवों का गुणन। किसकी बात आती है, दो अवयवों का गुणन। बच्चा ध्यान से समझिएगा इस बात क्यों को। अवयवों का गुणनफल की बात अगर करें, एक अवयव आपको दिया जाए, अवयव ए लिखोगे, ए में, अच्छा एक बात बताएं, CR का नाम सुनो कि नहीं, गांव में घूमता है रात में हो करता, CR। यहाँ पर C का मतलब होता है कॉलम। क्या होता है, कॉलम। कॉलम का मतलब स्तंभ, R का मतलब रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति। ओके, CR को सभी लोग याद रख सकते हो। अगर हमें दो अवयवों का गुणन करना है तो कंडीशन ये है कि अवयव ए में, ध्यान रखिएगा, अवयव ए में जो स्तंभों की संख्या है, अवयव ए में स्तंभों की जो संख्या है, यदि वो अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। किसके बराबर है, पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अवयव ए में जो स्तंभों की संख्या है, यदि वह अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब C और इधर R। अब समझ पाए, अवयव ए में स्तंभों की संख्या अवयव बी में अगर पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो आप कहोगे कि ए का बी के साथ मल्टीप्लाई संभव है, यानी AB संभव है, या AB संभव होगा, यानी अवयव ए का बी के साथ मल्टीप्लाई संभव होगा। अगर B का A के साथ मल्टीप्लाई करना है तो अवयव B में जो स्तंभों की संख्या होनी चाहिए वो अवयव A में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तब जो है BA संभव होगा, तब जो है BA संभव होगा। ओके, चलिए उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। अब बात करेंगे हम अवयव के परिवर्त की, शायद अब हम यहाँ पर बात करेंगे अवयव के परिवर्त की। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त, भैया अवयव का परिवर्त, गले में खराश आ गई है बोलते बोलते। अवयव का परिवर्त, अवयव के परिवर्त की अगर बात करें, अगर एक अवयव आपको ऐसे दे दिया जाए ABCDEF, है ना, और GHI, और हमसे बोला जाए इसका निकालो परिवर्त, तो आप कहोगे जितने जने पड़े हुए हैं इनको कर देंगे हम इसे खड़े, मतलब ABC ये पड़ा था इसको कर दिया खड़ा, DEF ये भी पड़ी थी लाइन इसको कर देंगे खड़ी, DEF, GHI, इस तरीके से दिए गए अवयव का मुझे मिल गया परिवर्त अवयव। सिंपल सी बात है भैया, किसी दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव निकालना है तो सारी रो को कॉलम में, सारी रो को कॉलम में, सारी रो को कॉलम में बदल दीजिए, वह अवयव जो मिलेगा वो आपको एक परिवर्त अवयव यानी ट्रांसपोज अवयव मिलेगा उस दिए गए अवयव का।
बताइए। ट्रांसपोज आव्यूह की कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं, गुण होते हैं, इनको लिख लीजिएगा। सिद्ध करने के लिए आता है ए प्लस बी, अगर दो आव्यूहों का योग करें और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें यानी परिवर्त आव्यूह निकालें तो वो ए डैश प्लस बी डैश के योग के बराबर होता है। ये पहली प्रॉपर्टी होती है। और पिछले साल एक प्रॉपर्टी आई थी, अगर दो आव्यूह दे दिए गए, उनका गुणन करने के बाद उनका परिवर्त निकालें, डैश का मतलब परिवर्त है, तो उसका मान सदैव बी डैश ए डैश के बराबर होता है। इसका मीन्स ये है कि अगर दो आव्यूह दिए गए और उनका मैंने गुणन करने के पश्चात ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला तो जो मान आएगा वो मान सदैव बराबर होगा बी डैश ए डैश के गुणनफल के। बी डैश का मतलब क्या है, जो आव्यूह बी दिया जाएगा उसका ट्रांसपोज आव्यूह तुरंत निकाल लेना, और जो ए आव्यूह दिया जाएगा उसका ट्रांसपोज आव्यूह निकाल लेना और दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो वो मान जो होगा इस मान के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है आव्यूह के परिवर्त की। क्लियर है। और आपको एक प्रॉपर्टी याद रखना है कि अगर हम किसी आव्यूह को एक अचर संख्या से गुणा करने के पश्चात उसका परिवर्त निकालते हैं तो वो सदैव के ए डैश के बराबर होता है। के ए डैश के बराबर होता है, जहाँ के कोई एक अचर संख्या है, यानी 2 या 3 से अगर किसी आव्यूह को गुणा कर दे, ये बात है। अब यहाँ पर देखिए सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में बता देते हैं। सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल को कैसे लिखा जाता है, सममित आव्यूह के सममित और विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि सममित और विषम सममित आव्यूह पर क्वेश्चन बनना तय है। लिख लीजिए, सममित और विषम सममित आव्यूह पर क्वेश्चन बनना तय है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं भैया, देखते हैं। तो आप कहोगे, क्या कहोगे, देखिए सममित यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह। कोई आव्यूह सममित आव्यूह क्या होता है, कोई एक आव्यूह है और उसका हम अगर परिवर्त निकालें तो वह सदैव वही होना चाहिए। एक कोई ऐसा आव्यूह दिया जाए भैया, वो का हम परिवर्त करें तो हमको परिवर्त करने पर कोई चेंजेस नजर आए ही ना, जैसे आव्यूह का था वैसे का वैसे रहे, तो ये जो आव्यूह हो जाएगा वो एक सममित आव्यूह हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पर विषम सममित आव्यूह, और सममित आव्यूह को योगफल के रूप में ए प्लस ए डैश के रूप में लिखा जाता है, ये योगफल के रूप होता है। और विषम सममित आव्यूह की अगर बात करें, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह की बात करें तो विषम सममित आव्यूह की अगर बात करें तो एक ऐसा आव्यूह जिसका अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह निकालें तो उसका चिन्ह आगे लग जाए ऋण चिन्ह, तो हम कहेंगे कि ये आव्यूह आपका एक विषम सममित आव्यूह होता है। और विषम सममित आव्यूह जैसे a माइनस ए डैश के रूप में अगर लिख दें तो ये एक विषम सममित आव्यूह होगा। अब यहाँ पर एक हेडिंग लगा लीजिएगा कि किसी वर्ग आव्यूह को सममित एवं विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करने के लिए हम कैसे लिखेंगे। किसी एक वर्ग आव्यूह को अगर सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है तो 1/2 सममित आव्यूह का योगफल होता है a प्लस डैश और फिर प्लस लगाएंगे, ओके, और विषम सममित आव्यूह के स्थान पर लिखेंगे a माइनस का a डैश, और यहाँ पर 1/2 जरूर लिख दीजिएगा। ये किसी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल का रूप हो गया। इस तरीके से लिखना है, आता जरूर है यहाँ से क्वेश्चन। सममित आव्यूह का मतलब किसी एक ऐसा आव्यूह उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें तो कोई परिवर्तन ना दिखे तो वह आव्यूह एक आपका सममित आव्यूह हो जाएगा। और एक ऐसा आव्यूह जिसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें, चिन्ह लग जाए माइनस का, तो वह एक आपका विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। और सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में किसी दिए गए वर्ग आव्यूह को इस तरीके से लिखा जाता है। बताइए, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? नहीं समस्या। अब जैसे एक आपको आव्यूह दिया जाता है जो कि 3x3 का होता है, ऐसे दे दिया गया ABCDEF GHI कुछ भी दे दिया गया और बोला गया भैया कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा इस दिए गए आव्यूह का A इनवर्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। आपको हम पहले एक बात बताना चाहेंगे, बात ये बताना चाहेंगे, इसका इन्वर्स निकालने से पहले आपको एक बात आनी चाहिए। एक आपका होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, हेडिंग लगा लीजिएगा। एक आपका होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, एक आपका होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या होता है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। एक होता है आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इन दोनों की परिभाषा आनी चाहिए। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह वह आव्यूह होता है अगर किसी दिए गए आव्यूह के सारणिक का मान निकालें यानी इसका मान निकालें, अगर वह 0 के बराबर ना आए, उसका मान 0 के बराबर ना है तो वह आव्यूह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। और सदैव व्युत्क्रमणीय आव्यूह का ही इन्वर्स संभव होता है, बाकी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का
जो इनवर्स होता है यानी जो व्युत्क्रम अवयव होता है वो संभव नहीं होता है। यहाँ पर अव्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा होती है किसी दिए गए अवयव के सारणिक का मान अगर 0 के बराबर हो जाए तो वह अवयव आपका कहलाता है अव्युत्क्रमणीय अवयव। और अव्युत्क्रमणीय अवयव का इनवर्स संभव नहीं होता है यानी प्रतिलोम अवयव संभव नहीं होता है। ठीक, तो जैसे आपको एक अवयव दिया जाएगा और उसका ए इनवर्स निकालना है तो आपको पता है ए इनवर्स निकालने का सूत्र होता है 1/mod A, उसके बाद एडजॉइंट इनटू में ए, जहाँ एडजॉइंट ए क्या होता है सहखंडज अवयव होता है। मैंने सहखंडज और सहखंड उपसार्डिक सब कुछ निकालना बताया है, तो अभी सब समझा दे रहे हैं उपसार्डिक कैसे निकाला जाता है, सहखंडज कैसे निकाला जाता है, ऐसे ही समझा देंगे, कोई सूत्र की जरूरत नहीं। यहाँ पर अगर बात करें ए इनवर्स की तो किसी दिए गए अवयव का अगर ए इनवर्स निकालना, अगर प्रश्न में ये बोला जाता है कि प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग कीजिए तब आपको ये सूत्र नहीं लगाना है। अगर प्रश्न में नहीं बोला जाता है 3 का एक अवयव दिया जाता है और बोला जाए कि इसका आप ए इनवर्स यानी प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रम अवयव निकालिए तो आप इस सूत्र को लगाओगे ए इनवर्स बराबर 1/mod A एडजॉइंट ए। ठीक है, mod A क्या होता है किसी दिए गए अवयव के सारणिक का मान। अगर किसी दिए गए अवयव के सारणिक का मान 0 आ जाता है तो उसका इनवर्स संभव ही नहीं होगा, डायरेक्ट बात खत्म। लेकिन अगर उसका मान 0 के बराबर नहीं आता, -1 -2 या 1 2 3 कुछ भी आता है तो उसका इनवर्स संभव होता है। और ये इनवर्स संभव होने की स्थिति में हम क्या निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए उस दिए गए अवयव के उपसारणिक का मान निकालना होता है, सहखंडज निकालना होता है और सहखंडजों से निर्मित जो अवयव होता है उसका ट्रांसपोज अवयव निकालते हैं तब हमें मिलता है एडजॉइंट ए। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको एक ऐसा अवयव दे दिया जाए और इस अवयव के उपसारणिक निकालना हो तो उपसारणिक आप कैसे निकालोगे, है ना। तो उपसारणिक निकालने के लिए जैसे इस अवयव का उपसारणिक निकालना तो हमें बड़ा सा अवयव बना लेंगे, ठीक है, और इसके अंतर्गत ऐसे 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 लिख देंगे, ऐसे से ये सारणिक बना देंगे, ये उपसारणिक हो गए। क्या हो गए उपसारणिक। जैसे हमको इस दिए गए अवयव के अवयव का उपसारणिक लिखना है तो ये जिस कॉलम में पढ़ रहा है, जिस रो में पढ़ रहा है छोड़ देंगे, जो बचा उसको लिख लेंगे, ई बचा, एफ बचा, एच बचा, आई बचा, इसको लिख लेंगे। ठीक, इसी तरीके से जैसे दूसरे अवयव का हमको उपसारणिक लिखना है तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे, इस कॉलम में पढ़ रहा है, इस रो में पढ़ा छोड़ देंगे, तो बचा डी एफ और बचा जी आई बचा, तो जी आई लिख देंगे। इसी प्रकार अगर हमें तीसरे अवयव का उपसारणिक निकालना तो ये कॉलम पहले रो छोड़ देंगे तो बचेगा डी ई जी एच। तो ये जो आपका आ रहा है ये आपका होता है उपसारणिक, इसको गुणा कर लेंगे तो हमें उपसारणिक मिल जाएगा। लेकिन इसके आगे अगर हम अल्टरनेट चिन्ह लगा दें प्लस माइनस प्लस तो जो हमें मान मिलेगा वो सहखंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सहखंड मिल जाएगा। और इससे निर्मित जो अवयव आएगा इसका अगर परिवर्त कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ए जो कि सहखंडज अवयव होता है। और जो अवयव मिलेगा उसको सारणिक ए से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा इस दिए गए अवयव का ए इनवर्स। बताइए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओके, चलिए भाई आगे बात करते हैं। अब इसमें और क्या पढ़ना है, हमको तो नहीं लगता है कि अब अवयव में आपको और कुछ पढ़ना है। इतना अवयव में आता है तो अवयव से आने वाला क्वेश्चन आप कर ले जाओगे भैया, कर ले जाओगे, कुछ नहीं होगा। ओके, तो प्रारंभिक संक्रियाओं में लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है, उसको बता देते हैं। तो देखिए जैसे एक अवयव आपको दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और बोल दिया गया कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा इसका इनवर्स निकालिए। तो आप सूत्र लगाओगे ए इक्वल टू आई ए। क्या लगाओगे, ए इक्वल टू आई ए। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए का मान रखोगे यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और यहाँ पर आई के स्थान पर मान रखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और हम गुणे में ए लिखते हैं, ठीक है, ओनली ए लिखते हैं। और उसके पश्चात क्या करते हैं, हमने कहा था ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक ये लगाते हैं कि यहाँ पर जैसे ये अवयव आपका एक तत्समक अवयव है, इकाई अवयव है, इस अवयव को देखो ये अवयव तो तत्समक अवयव है ये, ठीक है। अब हमको आपको क्या करना है, यहाँ पर रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन के माध्यम से क्या करना है, इसको इकाई अवयव बनाना है। मतलब यहाँ पर पहले एलिमेंट को रो रिडक्शन या कॉलम रिडक्शन लगा करके 1 बनाना, फिर इसको 0, फिर इसको 0। हमने कहा था ये ट्रिक होती है। यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाना, यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाना, यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाना, बाकी सबको 0 बनाना है। किसके माध्यम से, रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन के माध्यम से। अगर 2 क्रॉस 2 का अवयव है तो आप ये वाला ट्रिक लगा देना, मतलब यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाना, यहाँ वाले को 1, बाकी को 0 बनाना। बस क्या होगा कि ये वाला अवयव एक इकाई अवयव बन जाएगा और जो ये आपका मान आ जाएगा हल होकर के वो आपका ए इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा किसी दिए गए अवयव का क्या निकालना है,
इनवर्स निकालना है, यानी प्रतिलोम आव्यूह निकालना है। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब हमें आव्यूह में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, याद रहेगा उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को। अच्छा, सारणिक की बात करें, अगला जो चैप्टर आता है वो आपका आता है सारणिक। सारणिक, कोई सारणिक जैसे हमें दे दिया जाए ABCD, तो इसका हल कैसे निकालते हैं? इसका इधर से गुणा करते हैं AD, फिर माइनस लगाते हैं, इसका इधर से गुणा करते हैं BC। इस तरीके से इस सारणिक का हमें हल मिल गया, ठीक है। अब कुछ सारणिक की देखिए प्रॉपर्टी होती है, 2x2 का सारणिक, इसी तरीके से 3x3 का सारणिक दिया जाता है। तो ऐसे दे दिया गया ABCDEFGHI, तो हम क्या करते हैं, पहले A को लेंगे प्लस माइनस प्लस, किसी भी 3x3 के सारणिक का मान निकालना तो किसी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। जैसे हम इस रो के सापेक्ष प्रसार कर दें तो A हमारा छूटेगा प्लस चिन्ह के साथ, और यहाँ पर ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी, तो हमारा सारणिक में बच जाएगा EFHI। फिर B पर आ जाएंगे तो B माइनस B के साथ छूटेगा, B इस कॉलम इस रो में छूट जाएगा, तो बचेगा DFGI। ठीक, इसी तरीके से C पर आ जाएंगे, प्लस C को लेंगे तो प्लस C वाला कॉलम और प्लस C वाला रो छूट जाएगा, तो बचेगा DEGH। आई बात समझ में? बस हल कर लेंगे, जो मान मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा, उस दिए गए सारणिक का मान मिल जाएगा। आप ऐसा नहीं है ये R1 के सापेक्ष मैंने प्रसार किया, इसी तरीके से आप C1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो, C2 के सापेक्ष कर सकते हो, C3 के सापेक्ष, किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार करके उस दिए गए सारणिक का मान निकाल सकते हो। ऐसे हम किसी सारणिक का हल ज्ञात करते हैं। अब कुछ होते हैं सारणिक के गुणधर्म। गुणधर्म नंबर 1 क्या कहता है? गुणधर्म नंबर 1 ये कहता है कि किसी सारणिक का विस्तार किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष लेकर किया जाता है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इन्होंने कुछ गलत लिख दिया क्या? अच्छा ओके, चलिए इसकी बात छोड़ते हैं। इनके कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हम अलग आ गए। हाँ, इनके कहने का मतलब ये है कि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य तो सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे कि आपको आव्यूह दे दिया गया, एक सारणिक आपको दे दिया गया ऐसे, एक सारणिक दे दिया गया 0 0 0 3 9 11 0 1 2। इस सारणिक में हम देख रहे हैं कि जो R1 के सभी अवयव हैं 0 हैं। ऐसा नहीं, इस सारणिक को ऐसे भी लिख देते हैं 0 0 2 9 11 0 1 2, तब भी इस सारणिक का मान शून्य होता है, क्योंकि सारणिक की प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि किसी भी सारणिक के किसी एक रो या कॉलम के अगर सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य के बराबर होता है। याद रहेगा? गिरते क्यों हो भैया? याद रहेगा। ये सारणिक की पहली प्रॉपर्टी होती है। सारणिक की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये प्रॉपर्टी तो मज़ा नहीं है। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए। ठीक है, कोई एक सारणिक दे दिया गया, उसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल देते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर स्तंभों को पंक्तियों में, पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सारणिक की दूसरी प्रॉपर्टी होती है, ये सभी को याद है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी सारणिक के दो पंक्ति या स्तंभ क्या हो, समान हो। जैसे आपको दे दिया जाए एक सारणिक ABC और उसके बाद DEF, तो इस सारणिक में दो कॉलम C1 व C2 क्या है, समान है। इस वजह से इस सारणिक का मान किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। अगर किसी सारणिक के दो स्तंभ या कॉलम आपस में समान है, एक समान है, तो उस सारणिक का मान शून्य के बराबर होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टियां हैं, हालांकि हैं तो और सारी प्रॉपर्टियां, लेकिन ये मेन मैंने प्रॉपर्टियां बता दिया, इन्हीं का यूज ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा अपनी किताब में। लेकिन अब यहाँ पर जो मेन सबसे ज़्यादा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये सारणिक की कुछ प्रॉपर्टियाँ होती हैं। अब देखिए मेन आपको इसमें क्या पढ़ना है? मेन आपको ये पढ़ना है कि सारणिक के अनुप्रयोग की सहायता से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपको एक बिंदु दे दिया जाए x1, y1, दूसरा बिंदु दे दिया जाए x2, y2, तीसरा बिंदु दे दिया है x3, y3, और सारणिक के अनुप्रयोग की सहायता से हमें इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र लगाएंगे हम 1/2। क्या लगाएंगे? 1/2। और देखिए पहले बिंदु का पहला निर्देशांक यहाँ लिखेंगे, फिर y1 यहाँ पर लिखेंगे। पहले जैसे x1 y1 लिखा तो x1 y1 लिख देंगे, फिर x2 y2 लिखा तो लिख देंगे x2 y2। पहले कॉलम में x2, दूसरे कॉलम में y2, फिर x3 y3 तो x3 y3 लिख देंगे। ठीक है, x3 y3, और बाकी 1 1 1, तीसरे कॉलम में 1 1 लिख देंगे, और इसे हल कर लेंगे। जो भी हमें मान मिलेगा वो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसकी सहायता से? सारणिक की सहायता से। सारणिक को हल करना तो जानते हो ना, इसको इससे घटा देना, इसको इससे घटा देना, 2 0 बन जाएंगे, प्रसार कर देना, सारणिक का मान आ जाएगा, और जब मान आ जाएगा तो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल।
कभी भी आपको 3 बिंदु दिए जाएं और साड़ी की सहायता से आपसे कहा जाए कि साड़ी के प्रयोग की सहायता से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो बिंदुओं को ऐसे नोट कर लेना, बाकी एक कॉलम में 1 1 1 लिख देना, प्रसार कर देना, आंसर निकाल लेना, जो भी मान आएगा वो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। कभी कभी ये भी बोला जाता है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो उसका मान k का मान निकालिए। तो ऐसे जैसे यहाँ पर k कहीं पर दे दिया गया पॉइंट में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप 0 के बराबर दिखा देना और हल कर लेना, इस तरीके से आपको k का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे याद रखोगे। ठीक है, भूलोगे तो नहीं, बताइए भाई, भूलोगे तो नहीं? हाँ ठीक, बोर तो नहीं हो रहे हो भाई? सारे देखिए सूत्रों को मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ इस वजह से कि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसमें देखिए एक आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, रैखिक समीकरण निकाय को हल करें। हेडिंग लगा लीजिएगा, रैखिक समीकरण निकाय। जैसे इसका हल निकालना रहता है तो क्या करेंगे, एक समीकरण हमको दे दी जाती है, इसमें कैसे दे दी जाती है मैं आपको बताता हूँ। a2x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। इस तरीके से एक इक्वेशन दी जाती है। अब बोला जाता है इस रैखिक समीकरण निकाय को आप इसे हल कीजिए, एक्स वाई जेड का मान निकालिए आव्यूह की सहायता से। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करते हो, एक आव्यूह ए की का निर्माण करते हो, जो कि यहाँ पर वेरिएबल के जो आपके गुणांक होते हैं उन्हीं से निर्मित आव्यूह होता है। जैसे x का गुणांक a1 है, a1 लिख देंगे, यहाँ पर x का गुणांक a2 है, ये a2 हो जाएगा, यहाँ पर x का गुणांक a3, यहाँ पर a3 हो जाएगा, y के गुणांक b1 है तो b1 b2 b3, z के गुणांक है c1 c2 c3। इस तरीके से हम यहाँ पर एक आव्यूह का निर्माण कर लेते हैं a का, और एक आव्यूह बनाते हैं वेरिएबल से निर्मित। तो वेरिएबल एक्स वाई जेड 3 होते हैं, तो एक स्तंभ आव्यूह बनाते हैं एक्स वाई जेड, और एक जो भी राइट हैंड साइड में उपस्थित एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर 0 उपस्थित है, अगर यहाँ पर उपस्थित हो जाए MNO तो एक अगला आव्यूह बनाते हैं B, और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में उपस्थित एलिमेंट होते हैं उससे निर्मित स्तंभ आव्यूह बनाते हैं MNO। अब सूत्र लगा देते हैं A इनवर्स बराबर, सूत्र क्या लगाते हैं देखिए, AX बराबर B सूत्र लगाते हैं हम, तो सूत्र निकल जाता है x बराबर A इनवर्स B। ठीक है, x का मान ये रख देते हैं, A इनवर्स इस दिए गए आव्यूह का इनवर्स निकालना अभी मैंने आपको बताया, इनवर्स निकाल लेते हैं, और B आव्यूह इसके गुणे में लिख देते हैं, गुणा कर लेते हैं, उसके बाद तुलना कर लेते हैं, एक्स वाई जेड का मान आ जाता है। और इसमें तो आंसर भी चेक कर लेते हैं, एक्स वाई जेड का जो मान है किसी समीकरण में रखकर चेक कर लीजिए, LHS RHS के बराबर आ जाए, आंसर आपका चेक हो गया, कोई टेंशन है नहीं, मतलब 100% आपका आंसर सही। ओके, इस तरीके से आप सभी लोग आव्यूह और सारणी के सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन को लगाओगे। ओके ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बताइए, ये सूत्र उन विद्यार्थियों को ज़्यादा समझ में आ रहे होंगे जिन्होंने मेरी मैराथन क्लासें की हैं, 14 जो मैराथन क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, जिन्होंने की हैं उनको ये अच्छा बहुत लग रहा होगा आज का क्लास, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। तो ये सारणी के जितने भी आपके महत्वपूर्ण सूत्र थे मैंने डिस्कस कर दिए। आगे बात करेंगे, यहाँ पर आता है सांतत्य एवं अवकलनीयता। सांतत्य एवं अवकलनीयता। सांतत्य एवं अवकलनीयता में आपको क्या क्या आना चाहिए, देखिए कोई फलन आपका f(x) है, ठीक, x बराबर a पर कब सतत होगा, कब असतत होगा। अगर हम x बराबर a पर फलन f(x) के लेफ्ट हैंड लिमिट की निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं और उस लिमिट पर फलन की वैल्यू निकालते हैं, ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो हम कहते हैं कि x बराबर a पर जो आपका f(x) है वो क्या है, सतत है। अगर LHL RHL के बराबर नहीं होता है या RHL दी गई लिमिट के फलन की वैल्यू के बराबर नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं कि फलन दी गई लिमिट पर क्या है, सतत नहीं यानी असतत है। क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा। अवकलनीयता का सूत्र याद रखिएगा। अवकलनीय चेक करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर जैसे a पर एक आपको फलन f(x) दे दिया जाए और चेक क्या करना हो कि सिद्ध कीजिए कि ये फलन अवकलनीय है कि नहीं, तो इसके लिए क्या निकालते हैं, LHD निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, RHD निकालते हैं। अगर LHD RHD के बराबर हो जाता है तो फलन क्या हो जाता है, उस दी गई लिमिट पर अवकलनीय हो जाता है। LHD निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं, लिमिट s टेंड टू 0 f
देखिए LHD निकालेंगे अगर, देखिए ध्यान दीजिएगा, LHD अगर निकालेंगे LHD, तो जो लिमिट दी गई है उससे h को माइनस करेंगे, ठीक है, फिर माइनस क्या करेंगे यहाँ पर FA निकालेंगे और बटे में h, ये सूत्र लगाएंगे। अगर RHD निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, लिमिट से h प्लस करके लिखेंगे और माइनस F0 और बटे में भैया सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस h होता है और यहाँ पर प्लस h होता है। इस सूत्र का उपयोग करते हैं, ठीक, जो लिमिट दी होती है उस पर फलन की वैल्यू और लिमिट से h प्लस करते हैं जहाँ h की वैल्यू टेंड्स करती है 0 की ओर। अगर इस तरीके से इन दोनों सूत्रों से LHD RHD बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि इस दी गई लिमिट पर जो हमारा फलन है वो अवकलनीय है। इस पर भी क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में आ जाता है, तो इस सूत्र को याद रखिएगा आप सभी लोग। इस सूत्र का महत्वपूर्ण योगदान है अवकलनीय वाले सवालों में। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद तो रहेगा ही, नहीं याद करोगे तो काम कैसे चलेगा है? याद तो भैया करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों को और अगर महत्वपूर्ण सूत्रों की बात करें तो अगर कोई फलन, जैसे मान लीजिए आपको फलन एक fx दे दिया गया और एक आपको gx दे दिया गया और इस फलन का हमें विद रिस्पेक्ट टू x अवकलन करने के लिए बोला जाएगा, तो सबसे पहले फलन को हम छोड़ेंगे, फिर सेकंड वाले फलन का हम x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे अवकलन करेंगे, प्लस लगाएंगे, सेकंड वाले फलन को छोड़ेंगे और फर्स्ट वाले फलन का अवकलन करेंगे। ये जब दो फलन गुणनफल के रूप में दिए जाएं तो इनका अवकलन हम ऐसे करते हैं। अगर दो फलन हमारे fx अपान gx यानी अंश और हर के रूप में दे दिए जाएं और हमें इनका अवकलन करना पड़ जाए तो सूत्र क्या लगाते हैं, हम gx को पहले छोड़ते हैं और अवकलन करते हैं फर्स्ट यानी अंश वाले को, माइनस लगाते हैं, अंश वाला छोड़ते हैं और अवकलन कर देते हैं हम gx का, और अपान में जो gx यानी हर होता है उसका क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो ये जब कोई फलन अंश और हर के रूप में दिया जाता है तो हम अवकलन करने के लिए सूत्र लगाते हैं हर, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स अवकलन अंश का, फिर माइनस अंश छूटेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अवकलन हर का बटे में हर का स्क्वायर। ठीक है, ये भी सूत्र याद रखिएगा आप सभी लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा, नहीं फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। आगे देखिए आपको अवकलन के सूत्र आने चाहिए। देखिए 20 करीब सूत्र होते हैं, 18-20 सूत्र होते हैं, वो आपको आने चाहिए। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, तो सभी लोग इधर ध्यान देंगे, जिनको आते हैं वो भी ध्यान देंगे, जिनको नहीं आते वो भी ध्यान देंगे। ठीक है ना। सूत्र अवकलन के आने चाहिए, अदरवाइज फिर कार्य नहीं चल पाएगा। जैसे सूत्र नंबर 1 की अगर बात करें तो आप जब अवकलन करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर n टाइप के फलन का, तो n x की पावर n-1 सूत्र लगाते हो। क्या करते हो, पावर को आगे लाते हो, पावर से 1 कम कर देते हो। दूसरा सूत्र आपको आना चाहिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अंडर रूट एक्स का अवकलन सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए। कितना होता है 1/2 रूट एक्स, कई बार काम भी आता है। तीसरा सूत्र आपको ये याद रखना है, ये दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र याद रखना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए। क्या आपको ये सूत्र याद था? जी हाँ याद था। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर लॉग बेस में ए है और एक्स है तो जो इसका आपका अवकलन होता है 1/x लॉग ई बेस ए होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ज़्यादा वैसे यूज नहीं लेकिन यूज पड़ जाता है। पांचवा सूत्र है अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें निकालना पड़ जाए लॉग ई बेस एक्स का, बेस में ई हो तो इसका अवकलन होता है 1/x। कितना होता है 1/x। छठवां सूत्र होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर साइन एक्स का अवकलन करना पड़ जाए तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स। सातवां सूत्र है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर कॉस एक्स का अवकलन करना पड़ जाए तो माइनस का साइन एक्स। सी वाले जितने भी आपके त्रिकोणमितीय फलन होंगे, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और चाहे वो त्रिकोणमितीय फलन हो, सबका अवकलन शून्य होगा। आठवां डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स tan x, tan x का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर एक्स होता है। नौवां सूत्र, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। tan x का सूत्र कितना होता है sec स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स cot x का जो सूत्र होता है वो माइनस का cosec स्क्वायर एक्स होता है। इसी तरीके से 10वां सूत्र होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 - x स्क्वायर। इसी तरीके से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स का सूत्र होता है -1/√1 - x स्क्वायर। इसी तरीके से 12वां सूत्र होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1/1 + x स्क्वायर। इसी तरीके से 13वां सूत्र होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉट इनवर्स एक्स का सूत्र होता है -1/1 + x स्क्वायर। ये सूत्र सभी विद्यार्थियों को आने चाहिए। इसी तरीके से
सूत्र होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से अगला सूत्र होता है 15 नंबर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का जो आपका अवकलन होता है माइनस का 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपको अवकलन के एकदम मेन सूत्र हैं, आने ही चाहिए। ठीक है, ये नहीं आते हैं तो भैया काम भी नहीं चल पाएगा। और अगर किसी अचर पद का हम अवकलन करते हैं, केवल अचर पद हो, अचर पद का अवकलन जो होता है वो सदैव शून्य होता है, याद रखिएगा। अगर हम किसी e की पावर x का अवकलन करते हैं तो e की पावर x ही होता है। e की पावर x का अवकलन और समाकलन दोनों e की पावर x होता है, ये भी याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर हमें अवकलन करना पड़ जाए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x a x की पावर n का, तो हमेशा अचर पद को बाहर करते हैं और अवकलन करते हैं x की पावर n का। अचर को बाहर कर लेते हैं अगर चर अचर दोनों गुणे में होते हैं तो, ठीक। उसके बाद x की पावर n का जैसे मैंने सूत्र बताया यूज कर देते हैं। बताइए किसी को कोई समस्या? कुछ लघुगणक की प्रॉपर्टी भी आपको आनी चाहिए। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, जैसे आपको log m इंटू n दिया जाए, दो फलन गुणे में दिए जाए और log लेने पर तो प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n। एक प्रॉपर्टी ये आनी चाहिए क्योंकि लघुगणकीय जो फलन होते हैं उसमें ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगती है। अगर m/n कोई फलन अंश हर के रूप में दिया जाए और log लगाओ तो प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n। ये आपको सूत्र लगाना है। अगर कोई फलन log m की पावर n दिया जाए तो प्रॉपर्टी ये कहती है पावर आगे आ जाती है n log m। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये प्रॉपर्टी आना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा एक दो प्रॉपर्टी और वो भी लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इन प्रश्नों का। एक प्रॉपर्टी बहुत ही मेन है जिसका यूज मैंने किया है, ठीक है, समाकलन के सवालों में, लिख लीजिए इस प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपको दे दिया जाए a की पावर log a, बेस में a ही हो और ये आपका हो जाए m, तो इसका मान कितना हो जाएगा? m के बराबर हो जाएगा। अगर a की पावर, ध्यान दीजिएगा एक प्रॉपर्टी और होती है a की पावर n log, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, a की पावर n log a बेस m। तो इसका जो मान होगा उसको ऐसे तुम देखिए लिख सकते हो a की पावर log a बेस, ये पावर आगे जाती है इसकी पावर में। अब देखो इस प्रॉपर्टी से इसको ले सकते हैं m की पावर n। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, जो आगे वाली पावर थी उसको ऊपर लेकर चले गए यहाँ वाली प्रॉपर्टी से, और उसके बाद मैंने इस वाली प्रॉपर्टी का यूज किया a log a की पावर log बेस a है, तो ये जहाँ पर जो फलन होता है उसका मान m के बराबर होता है, तो यहाँ पर m की पावर n बन गया तो m की पावर n के बराबर हो गया। ये दोनों प्रॉपर्टियाँ याद रखिएगा, बहुत काम आएंगी, ठीक है ना। और एक प्रॉपर्टी और याद रखिएगा, लिख लीजिए, log अगर x बेस x है तो उसका मान 1 होगा, जैसे log 10 बेस 10 होता है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है ना। और अगर कहीं पर आपको दे दिया जाए ऐसे log a बेस 1 तो इसका मान सदैव 0 होता है। log 1 का मान कितना होता है? सदैव 0 होता है। ये सातत्य एवं अवकलनीयता के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इन्हें याद रखोगे। फिर कुछ सूत्र आ जाते हैं अवकलन के अनुप्रयोग में, ठीक है ना। अवकलन के अनुप्रयोग के भी बेसिक सूत्र आप सभी लोगों को आने चाहिए, ठीक है। पूरी किताब जो फर्स्ट पेपर है उसमें बेसिक सूत्र हम सारे बता दे रहे हैं। अगर आप याद कर लोगे तो अच्छी बात है, और नहीं याद करोगे तो आप ही के लिए दिक्कत होगी, हमको क्या है, हम तो आपके लिए मेहनत करके ये सारे सूत्र लिखाए दे रहे हैं। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो लिख रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं लिख रहे हो तो आपका ही नुकसान होगा। अवकलन के अनुप्रयोग में ऊपरी आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे। अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग में अगर देखें तो जो आपका राशियों में परिवर्तन की दर आती है उसमें जो सूत्र होते हैं वो वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, इस टाइप के सूत्र लगते हैं और अवकलन करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में फलन होता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका एक आता है उसके बाद वर्धमान ह्रासमान, ठीक है। तो उसमें फलन कब वर्धमान होता है, कब ह्रासमान होता है, इसके लिए एक बार अवकलन करते हैं, अंतराल निकालते हैं, f' बराबर जब 0 दिखाते हैं तो अंतराल निकालते हैं, उसमें कोई विशेष सूत्र नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो मेन सूत्र आता है वो ये आता है, क्या आता है? अगर आपको y=fx एक समीकरण दे दी जाए, ठीक है, और हमें क्या निकाला जाए, हमें निकालना पड़ जाए स्पर्श रेखा की प्रवणता, x1, y1 बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये सूत्र सभी को आना चाहिए।
जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है इस बिंदु पर वो क्या होती है, हम एक बार इसका अवकलन करते हैं। ठीक, एक बार अवकलन करने पर जो x1, y1 पॉइंट पर जो मान मिलता है, ठीक, वो कहलाती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो d/dx होती है। मतलब जो भी फलन दिया जाए उसका एक बार अवकलन करने पर उसमें क्या करते हैं, इस पॉइंट को रख दें या पॉइंट को ना रखें तब भी, अगर पॉइंट दिया गया तो पॉइंट रखेंगे, पॉइंट नहीं दिया गया तो नहीं रखेंगे। जो भी फलन दिया जाए उसका एक बार अवकलन करने पर जो d/dx का मान होता है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है। ठीक है ना। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना हो तो पहले प्रवणता निकालेंगे, फिर हम सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगा देंगे, y माइनस का y1 बराबर d/dx x माइनस x1। ये जो होता है ये भैया आपका होता है स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण जो आपकी आना ही चाहिए। अच्छा, अभिलंब की जो प्रवणता होती है, अभिलंब की जो प्रवणता होती है उसका सूत्र होता है आपका -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता, -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता एक बार अवकलन करने पर समीकरण का मिल जाती है हमें, और उसका अगर -1 हम d/dx लिख दें तो वो हो जाएगी अभिलंब रेखा की प्रवणता। और अभिलंब रेखा का जो समीकरण होता है वो आपका होता है क्या, वो आपका होता है y माइनस का y1 बराबर -1 dy/dx x माइनस x1। ये आपका होता है अभिलंब रेखा का समीकरण। क्या होता है आपका, अभिलंब रेखा का समीकरण। ये भी आना चाहिए, ये अभिलंब रेखा का समीकरण होता है। y माइनस y1 बराबर माइनस का 1/d/dx या dx/dy ले सकते हो, माइनस का x माइनस x1। ये आपका होता है अभिलंब रेखा का समीकरण। समझ गए कि नहीं समझ गए। बाकी अगर इसमें बात करें तो आता है सान्निकटन, उसका भी मैंने आपको सूत्र बताया है कि अल्प वैल्यू और मेन वैल्यू में अपनी एक पूर्ण वैल्यू में और एक छोटी सी वैल्यू में तोड़ करके f(x + del x) का फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो उसको आप लगा लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर बात करें तो इस चैप्टर में उच्चिष्ट निम्निष्ट की अगर बात करें, उच्चिष्ट निम्निष्ट में आ जाता है तो यही आपके सूत्र लगते हैं। आयत का क्षेत्रफल है ना, ये मतलब क्षेत्रफल जो आपका मेंसुरेशन होता है इससे संबंधित सूत्र लगते हैं। और साथ ही में जो उच्चिष्ट निम्निष्ट मान निकालना होता है उसका प्रोसेस आपको कहो तो हम बता दें। उच्चिष्ट निम्निष्ट मान निकालने के लिए जो प्रोसेस लगता है जान लीजिए कौन सा लगता है। जैसे आपको एक फलन दे दिया जाता है f(x), ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार अवकलन करते हैं, फिर उसका 2 बार अवकलन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए क्या लिखते हैं, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं, जो एक बार अवकलन होता है यानी जो d/f(x) होता है एक बार अवकलन, इसको 0 के बराबर दिखाते हैं। और यहाँ से जो x का मान मिलता है इस पर x बराबर a पर, जो भी जैसे x बराबर a मिला f(x) बराबर 0 दिखाने पर, तो x बराबर a पर अगर हमें d2y/dx² का मान यानी जो डबल बार अवकलन किया है f', इसका मान अगर हमें एक ऋणात्मक संख्या मिली तो जो x बराबर a पर फलन होगा वो आपका उच्चिष्ट होगा। क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। और अगर f'(x) की वैल्यू एक हमें धनात्मक संख्या मिली तो x बराबर इस वैल्यू पर जो x बराबर आया है इस पर जो फलन होगा वो निम्निष्ट होगा। और ये x बराबर a जब फलन में रख देंगे सबसे पहली समीकरण में तो हमें उच्चिष्ट मान मिल जाएगा। और x बराबर a पर अगर निम्निष्ट आया है तो x बराबर a इसी फलन में रख देंगे तो वो निम्निष्ट मान हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालते हैं। तो जो भी विद्यार्थी क्लासें नहीं देखे 1 शॉट वाली वो देख लें। और आज की इस क्लास में मैंने आपको सारे फार्मूले डिस्कस कर दिए हैं। अगर कोई फार्मूला रह गया होगा भैया, ठीक है, तो देख लीजिएगा। बाकी हमको नहीं लगता अब इसमें कोई मेन फार्मूला रह गया, सारे फार्मूले मैंने डिस्कस कर दिए। और उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको सेकंड बुक की क्लास चाहिए यानी सेकंड बुक के महत्वपूर्ण सभी सूत्र चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो आपके लिए बना देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेहनत करते रहिए, अच्छा स्कोर कीजिए। भगवान से मेरी यही कामना है कि आप सभी लोगों का अच्छा से अच्छा स्कोर जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।